हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो गाइज़, मेरा नाम है कीरत चौहान और गाइज़ आज हम क्या करने जा रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम दो मैगजीन्स आती हैं, एक आती है आपकी बहुत छोटी छोटी, हालांकि इतनी भी छोटी नहीं होती गाइज़, 50 पेजेस की ये मैगजीन होती है, अप्रॉक्स 60 पेजेस। तो गाइज़ ये जो है योजना और कुरुक्षेत्र की हम बात करने जा रहे हैं गाइज़, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको जैसे आप लाइक निबंध जब लिखते हैं तो वहाँ पे ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहती है और बहुत ज़्यादा जो आपके करंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं ये उससे रिलेटेड होते गए। ये एक तरीके से आप कह लीजिए ना कि ये जैसे हम एडिटोरियल्स पढ़ते हैं उस हिसाब से कुछ आती है, मतलब अच्छी और इम्पॉर्टेंट मैगजीन है। तो गाइज़ ये पीसीएस के बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ये आपका यूपीएससी के बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसे डेली देखें तो बहुत अच्छा रहेगा गाइज़, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो देखिए है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, इसको हम स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, मतलब हर महीने की एक योजना और एक कुरुक्षेत्र जो होगी वो हम उसे जरूर करेंगे। तो गाइस अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारी अगस्त 2021 की है। चलिए फिर हम एक बार देखते हैं कि इसमें है क्या क्या। तो कैसे यहाँ तो फ्रंट पेज पे बस यही लिखा है, योजना के लिए लोक प्रशासन। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ जैसे प्रमुख आलेख में लिखा है भारतीय प्रशासन तंत्र है आपका, विशेष आलेख में है शासन में ईमानदारी की बात करी गई, और फोकस अगर कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं जो भारतीय विदेश सेवाएं हैं उस पर। ठीक है, भारतीय विदेश सेवा निरंतर उत्कृष्टता की ओर। ठीक है गाइज, अगर आपको वीडियो या मैगजीन ये अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखते हैं इसमें क्या है। तो गाइज यहाँ पे तो सिंपल ऐसे ही है कि आपका लिखा है सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी की रणनीति है। आप अगर इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं सच। ठीक है, इसमें है शेष पृष्ठ 58 पर लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए इस अंक में हमें क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ पे तो थोड़ी बहुत, अगर जो पहली बार पढ़ रहे हैं योजना, तो यहाँ बस ऐसे ही थोड़ा बहुत लिखा है कि योजना का लक्ष्य देश के क्या। चलिए इसमें हम बात करते हैं कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। एक तो यही है आपका सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी की रणनीति, ये क्या है, इसमें हम क्या करेंगे। इसमें लिखा है कि भारतीय प्रशासन तंत्र हो गया आपका, प्रशासनिक सेवाओं से मिलती गति, और फिर आगे इसमें और क्या टॉपिक है, इसमें है आपका कुछ विशेष आलेख में जैसे आ गया आपका शासन में ईमानदारी हो गया, सामाजिक बदलाव के लिए लोक प्रशासन हो गया आपका, भारतीय विदेश सेवा निरंतर उत्कृष्टता की ओर हो गया। ये टॉपिक्स हैं जो इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे है लोक सेवाओं में सुधार हो गया, कोरोना महामारी के सबक हो गए आपके, फिर कैच द रेन एक प्रयोग क्या है, प्रगतिशील अभियान हो गया, मानव विकास की शक्ति हो गई, यहाँ पे लोक प्रशासन भर्ती और क्या है, प्रशिक्षण के मूल जो है प्रश्न, ये हो गया गाइस। ठीक है, बाकी एक ये टॉपिक है टोक्यो ओलंपिक्स। तो इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो हम देख लेंगे, और ये आपके यूपीएससी के लिए और आपके यूपी पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा, यूपी पीसीएस नहीं स्टेट पीसीएस में हर एक के लिए योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन तो ऑलमोस्ट लोग पढ़ते ही हैं। तो गाइस चलिए हम फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ कुछ है, आपकी राय है अपने। ठीक है, तो जैसे यहाँ लिखा है आपकी राय, तो इसमें क्या लिखा है। तो गाइस यहाँ जैसे चलिए इस मैगजीन को हम करते हैं पूरी तरह से पूरा, और बाकी अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो वो करिए, आपको लगे कि ये किसी काम का नहीं तो उसको स्किप करिए। देखिए यहाँ पे इसने बहुत, हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी राय जस्ट ऐसे ही। ठीक है, तो इसमें जैसे लिखा है कि हमारे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर केंद्रीय योजना का जुलाई 2021 अंक व्यवहारिक सामग्री, रचनात्मक विजुअल्स, ग्राफिक्स और विषय के चयन के संदर्भ में अनुकरणीय है। तो ये सभी को इसको मतलब यह सभी इसको एक है संग्रहणीय अंग जो है बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण के स्वास्थ्य के बीच जो है सामंजस्य, मतलब आपका स्वास्थ्य और पर्यावरण का स्वास्थ्य, उसके बीच में सामंजस्य की बात कही गई। तो इसमें लिखा है कि योजना के जून अंक में पर्यावरण व स्वास्थ्य से संबंधित विविध आयामों को सुस्पष्ट तरीके से जो है प्रकाशित किया गया है, और इसमें मानव और पर्यावरण संबंध पर प्रकाश डालते हुए बताया गया है कि जीवन शैली से जुड़े संकटों को, जो संकट हैं उनको दूर रखने के लिए अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण के स्वास्थ्य के बीच सामंजस्य स्थापित करना ही होगा। ठीक है, तो इसमें लिखा है साथ एक क्या है, प्राथमिक जो है अधिकार है, मतलब स्वास्थ्य क्या है, एक प्राथमिक अधिकार है, और वस्तुतः क्या है, मानव अधिकारों का मुद्दा है। अब यहाँ लिखा है कि शिक्षा, गरीबी, जेंडर, इन सब
कारकों का हमारी सेहत से सीधा संबंध है, अतः हमें संतुलित आहार के सेवन पर बल देना चाहिए, क्योंकि वर्तमान दौर में क्या है, विविध जो बीमारियां हैं रासायनिक खाद्य पदार्थों व असंतुलित जो भोजन है उसके सेवन से उत्पन्न होती है। अतः ऐसी स्थिति में क्या है, समाज को जैविक अनाज के उत्पादन पर बल देना चाहिए। मतलब इसने ये कहा कि स्वास्थ्य से रिलेटेड है। अब जो जैविक उत्पादन होता है जिसमें आप केमिकल फर्टिलाइजर या केमिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए। वही दूसरी ओर इसने कहा है कि कोविड-19 विषाणु को लेकर पूरी दुनिया में क्या है, चिंताएं बढ़ी हैं, ठीक है, और इसे जो है आपका इसे गंभीर खतरे के रूप में देखते रहें। इस महामारी ने हमारे सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, चिकित्सकीय, मनो स्वास्थ्य और आर्थिक तौर पर बुरी तरह से सताया, मतलब हमें, ठीक है। तो महामारी के प्रकोप से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए वर्तमान में कोविड प्रोटोकॉल का पालन जो है सुनिश्चित करके टीका लगवाकर क्या है, विषाणु के फैलाव को रोका जा सकता है। गैस ये एक है हरदोई उत्तर प्रदेश के सौरभ कुमार यादव, तो उन्होंने लिखा है। देखिए इसमें हम बहुत सारी चीज़ जो है ना ऐसे में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और भी जो टॉपिक से रिलेटेड है कुछ हम उस पर यूज़ कर सकते हैं। अब लिखा है राह दिखाने वाला अंक, तो इसमें लिखा है योजना का जून 2021 का अंक जो है विश्लेषण के दृष्टिकोण का विकास करने वाला और संकट के वर्तमान समय में राह दिखाने वाला रहा है, ठीक है। तो इस अंक के अंतर्गत क्या है, डॉक्टर सुचिता जो आपके कृष्ण प्रसाद ने अपने आलेख महामारी और गांधीवादी परिप्रेक्ष्य के माध्यम से वर्तमान में महात्मा गांधी की प्रासंगिकता को जो है बखूबी समझाया, ठीक है। उन्होंने गांधी जी के मूल्यों को अपने नित्य जीवन में अपनाने पर बल दिया है। फिर इसमें लिखा है कि जो गांधीवाद है, गांधीवाद महात्मा गांधी के विचारों को ही कहा जाता है, और गांधीवाद के अवधारणा के अनुसार हर वह व्यक्ति गांधीवादी है जो अपने दायित्वों के निर्वहन के प्रति समर्पित रहता है, ठीक है, और जो अहिंसक विचारधारा का समर्थक हो, और अर्थात मतलब जो किसी भी माध्यम से हिंसा ना करता हो, जो साहसी हो, अर्थात जो सत्य बोलने और असत्य का विरोध करने का साहस रखता है। तो गाइस इसमें लिखा है जो मानवतावादी व लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षक हो, अर्थात जो मानव सेवा का व जो है कल्याण को सर्वोपरि रखता है, और जो बौद्धिक, विवेकशील और सहनशील हो। तो आगे लिखा है कि गांधीवाद के अनुसार क्या किसी भी व्यक्ति के मन को अपनी वाणी से दुख पहुंचाना भी क्या है, हिंसा है। मतलब ये नहीं कि आप उसको मारो ही, आप अपनी वाणी से भी दुख पहुंचाते हो तो वो भी क्या है, हिंसा है। तो गांधीवाद जो है राम राज्य की अवधारणा से क्या है, प्रभावित है। मतलब गांधी जी कहते हैं राम राज्य आना चाहिए। ये विचारधारा सार्वजनिक व निजी दोनों जीवन में नैतिक मूल्यों के अनुपालन पर बल देता है, और यह आपसी विद्वेष व असहिष्णुता की भावना, धार्मिक, सांप्रदायिक, जातीय कट्टरता का विरोध करता है। तो और इसे संपूर्ण जो सृष्टि के अस्तित्व के लिए खतरा बताता है। तो मनुष्य अपने समस्त दुखों व समस्याओं से गांधीवाद को अपने जीवन में लागू कर क्या है, मुक्त हो सकता है। और अतः कहा जाता है कि जो महात्मा गांधी के विचार जो है वर्तमान में प्रासंगिक हैं, ठीक है। तो ये भी किसी ने लिखा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब करते हैं हम स्टार्ट इस मैगजीन को। काम की चीज़ पढ़ेंगे। इसमें ये अधिकार और दायित्व हैं गाइस, एक बार मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ। हालांकि इसको हम नहीं भी पढ़ेंगे तो ये एक बार को चलेगा, ये आप एक बार देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो हमारा मेन टॉपिक है वो है आपका ऐतिहासिक परिदृश्य में क्या भारतीय प्रशासन तंत्र। तो गाइस चलिए इसमें सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं। प्रमुख आलेख है ये आपका, इसमें किसमें, योजना मैगजीन में। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इसे एक बार थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है ब्यूरोक्रेसी, यानी कि जो आपका है अफसरशाही देश के प्रशासनिक तंत्र की रीढ़ है। ये इसकी परिभाषा एक तरीके से दे रखी है कि इसकी ब्यूरोक्रेसी की, ठीक है। ये प्रशासनिक तंत्र की रीढ़ है जो सरकार की स्थायी कार्यकारिणी शाखा भी है। क्या है, स्थायी कार्यकारिणी शाखा है। फिर लिखा है भारत अनेक प्राचीन सभ्यताओं की भूमि है, ये हम सब जानते हैं। और यहाँ बहुत पहले ही क्या जन प्रशासन की कला और क्या है इसका जो विज्ञान विकसित
किए गए थे। ठीक है, फिर ऐतिहासिक साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि भारत में लोक प्रशासन का उल्लेख जो है कौटिल्य रचित क्या अर्थशास्त्र में किया गया है। तो गाइस अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है वो आपकी राजनीति पे आधारित है, ना कि अर्थशास्त्र पे। ठीक है, तो इसमें लिखा है इसके बाद के अगले महत्वपूर्ण दौर में क्या है, भारत में गुप्त काल का समय आया और इस जिसे इतिहास का क्या स्वर्णिम काल की संज्ञा देते हैं। ये भी जब आप गुप्त काल में पढ़ते होंगे ना तो गाइस इसमें आपको पता होगा जो गोल्डन पीरियड होता है आपका इसका, तो वो आपका गुप्त काल का ये है। फिर लिखा है भारतीय ब्यूरोक्रेसी यानी कि अफसरशाही तंत्र के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर चर्चा भारत में सिविल सेवाओं के इतिहास के अवलोकन से शुरू होती है और इस आलेख का जो दूसरा भाग है उसमें क्या है, सिविल सेवाओं में भर्ती हुए उन शुरुआती भारतीयों की बात शामिल की जाती है जो संस्थागत मूल्यों और प्रतिबद्धता के प्रति क्या है, अडिग आस्था रखते हैं। ठीक है, किसके, संस्थागत मूल्य और प्रतिबद्धता के प्रति। ठीक है, भारतीय संविधान में भी जो आपके अनुच्छेद है, अनुच्छेद 310 है आपका, 311 है, 312 है, इसके अंतर्गत इन सेवाओं को राजनीतिक हस्तक्षेप और जो अकारण परेशान करने की जो प्रवृत्ति है उसको बचाने की व्यवस्था की गई है। मतलब हमारे संविधान में ये चीज़ दे रखी है कि जो सिविल सर्विसेज में हैं वो लोग कैसे बच सकते हैं आपकी इधर जो राजनीति, मतलब किससे, मतलब इनको बचाने की जो व्यवस्था किसमें की गई है, संविधान में भी की गई। तो ये आपके आर्टिकल्स हैं जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, 310, 11 और 12। इस बारे में लेख के तीसरे भाग में जो है चर्चा की गई है जिसमें संविधान और सिविल सेवा का विश्लेषण किया गया, अभी हम देखेंगे। फिर लिखा है चौथे भाग में क्या है, भारतीय सिविल सेवा की जो अग्रणी नेतृत्व वाली जो भूमिका की चर्चा की गई है और पांचवें भाग में क्या है, भारतीय सिविल सेवाओं के समक्ष चुनौतियों और उनके क्या है अपेक्षित सुधार का उल्लेख भी किया गया है। तो मतलब अब हम क्या देखेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम लोग और शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक लिखा है कि भारत में सिविल सेवा का इतिहास। चलिए अब पढ़ते हैं धीरे धीरे और हम जानेंगे अपना सिविल सेवा के बारे में, और जो शुरू से जानेंगे और एंड तक जानेंगे अभी जो चल रहा है और उसमें हम सुधार कैसे कर रहे हैं वो। तो सिविल सेवा की मूल अवधारणा क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी को देश में नागरिक और जो सैन्य व्यवस्था है उसको बनाए रखने के उद्देश्य से सैनिकों को कार्डर बनाने संबंधी जो है अधिकार देने संबंधी नागरिक जनादेश यानी चार्टर जारी होने के साथ शुरू हुई मानी जाती है। तो ये सब हम लोग जानते हैं, ये हम हिस्ट्री एंड और पॉलिटी में, मतलब हिस्ट्री में और मतलब पॉलिटी के एंड में और हिस्ट्री की शुरुआत में आप सब पढ़ते हैं, मतलब पॉलिटी और हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी कौन, श्री दीपक गुप्ता ने अपनी पुस्तक, उनकी बुक है क्या नाम है, द स्टील फ्रेम द हिस्ट्री ऑफ द IAS में टिप्पणी की है क्या, कि इन अधिकारियों को धीरे धीरे जो है व्यापार अधिकारियों से प्रशासनिक अधिकारियों में परिवर्तित कर लिया गया, जो क्या लिखा है, कॉविनेंट्स यानी कि प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर सकते थे। मतलब ये जो अधिकारी थे ना वो पहले क्या थे, व्यापार अधिकारी थे गाइस, और बाद में इन्हीं को क्या कर दिया गया, प्रशासनिक अधिकार में बदल दिया गया। और इस प्रकार लिखा है कि उन्हें कोऑर्डिनेटेड सिविल सेवा का अंग बना दिया गया। तो इसमें लिखा है कोऑर्डिनेटेड एंड क्या है, अनकोऑर्डिनेटेड, यानी क्या है, अधीनस्थ, एक हो गया अधीनस्थ, एक होता है जो ऊपर रहता है, एक होता है जो अधीनस्थ होता है। तो आपका कोऑर्डिनेटेड या अनकोऑर्डिनेटेड सेवा के बीच का है एक बड़ा अंतर ये था, क्या था, कि जो कोऑर्डिनेटेड है, कोऑर्डिनेटेड सेवा के अधिकारियों की भर्ती इंग्लैंड से की जाती थी। गाइस हम अभी इतिहास की ही बात कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं। तो जो ये वाले थे ना ऊपर के अधिकारी थे गाइस, उनकी जो भर्ती है सीधे कहाँ से होती थी, इंग्लैंड से। जबकि जो अधीनस्थ सेवकों की जो अगर सेवाओं के जो अधिकांश अधिकारी होते थे वो भारत से ही होते थे। जो अधीनस्थ होते थे मतलब जो ऊपर वाले अधिकारी होते हैं उनके अंडर में जो काम करते हैं उनको अधीनस्थ बोल दिया जाता है। तो उनकी जो नियुक्ति है वो यहीं पे होती थी, भारत में होती थी। तो इसी अनकोऑर्डिनेटेड सेवा को क्या है बाद में भारतीय सिविल सेवा यानी कि IAS का नाम दे दिया गया। और इन अधिकारियों का दायित्व क्या था, महारानी की ओर से यहाँ के मामलों को संभालना और निपटाना था। अब लिखा है कि ये सेवाएं जो है बाद में क्या स्टील फ्रेम नाम से जानी गई, ठीक है, जो पहले विशाल ब्रिटिश साम्राज्य का नियंत्रण बनाए
बनाए रखने का दायित्व निभा रही थी। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि 19वीं शताब्दी के मध्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रणाली जो है लागू करने की महत्वपूर्ण शुरुआत हुई, जिसके अंतर्गत किसी भी सिफारिश या संदर्भ के आधार पर जो है अधिकारी अधिकारी रहने की जगह प्रतियोगिता परीक्षा लेकर क्या है योग्यता के आधार पर नियुक्ति करने की व्यवस्था की गई। मतलब ये था कि पहले जो है ना कोई एग्जाम नहीं होता था इसके लिए, कि जो जिसे जो पसंद आता था या जिसकी बहुत पहुंच थी उसको रख लिया जाता था। फिर क्या होता है कि 19वीं शताब्दी के मध्य में क्या होता है, प्रतियोगिता परीक्षा आने लगती है। ठीक है, अब आपको परीक्षा देनी है, देन आप इसमें क्या होंगे, चयनित होंगे। फिर लिखा है कि लोक सेवकों में सुधार के लिए मैकाले कमेटी से लेकर क्या है आपका इंसलिंगटन कमेटी और फिर ली आयोग। ठीक है, ये देखिए कहीं अगर आप कुछ भी आप बनाते हैं तो गाइस उसमें क्या होता है, कुछ कमियां होती हैं, तो उसमें सुधार के लिए ये कमिटीज बनेगी और इन सभी ने क्या है संवैधानिक लोक सेवा आयोग गठित करने की जो है जोरदार सिफारिश की। किसकी, गाइस संवैधानिक लोक सेवा आयोग गठित करने की क्या करी इन्होंने, इन सभी ने जो कमेटी बनी हुई थी उन्होंने क्या करी, सिफारिश करी। तो इसमें लिखा है संविधान सभा की बहसों के दौर संविधान सभा की जो बहस हो रही है उसके दौरान क्या होता है, भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों को बनाए रखने पर तथा उनकी भूमिका और जो उनकी निष्ठा है उस पर जो है विस्तार से चर्चा और बहस की गई। और ये चर्चा भी हुई कि क्या स्वतंत्रता के बाद भी यह जो व्यवस्था है लागू रहना बुद्धिमानी रहेगी। मतलब कि ये जो अभी हमारी स्वतंत्रता से पहले हिसाब किताब चल रहा था उसको हम क्या स्वतंत्रता के बाद भी लागू रखेंगे, ठीक रहेगा। तो हम क्या है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो योजना को नहीं भुला सकते, जिन्होंने क्या स्वतंत्र भारत में सिविल सेवकों के गठन के लिए सबसे अग्रणी भूमिका निभाई थी और इसलिए उन्हें क्या है भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। तो ये लाइन भी अच्छी है गाइस, वो किन के लिए है ये, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। ठीक है, तो देखिए सॉरी, ठीक है चलिए यहाँ पे एक देख लेते हैं, यहाँ छोटा सा क्या लिखा है। ठीक है, रेड जो इसमें तो लिखा है 19वीं शताब्दी के मध्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रणाली लागू करने की महत्वपूर्ण शुरुआत हुई। ठीक है, कब होती है, पहले एग्जाम्स तो होते नहीं थे। ठीक है, ऐसी भर्ती हो जाती थी जिसके अंतर्गत किसी भी सिफारिश या क्या संदर्भ के आधार पर अधिकारी रखने की जगह क्या होने लगा, प्रतियोगी परीक्षाएं लेकर योग्यता के आधार पर क्या है नियुक्ति करने की व्यवस्था हो। पहले से अब योग्यता चाहिए। फिर लोक सेवकों जो सेवाएं हैं उसमें सुधार के लिए मैकाले कमेटी से लेकर क्या है आपका इंसलिंगटन कमेटी और फिर ली आयोग, वही जो हम पढ़ चुके हैं इसमें वही एक जो है इंपॉर्टेंट सा था तो उठा के यहाँ रख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है सिविल सेवाओं में आने वाले जो है शुरुआती भारतीय कौन थे, इनको भी देख लेते हैं। चलिए जब हम पढ़ ही रहे हैं तो इसमें लिखा है आईएएस परीक्षा पास करने वाला जो पहले भारतीय थे उनका नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो कि जिन्हें 1864 में क्या है ये सफलता प्राप्त हुई थी। ये आप हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। ये याद रखना भी जरूरी है कि जो आपका है मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड जो सुधार आता है ना गाइस, तो उसके बाद क्या होता है, कब आता है गाइस, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार आता है आपका 1919 में। तो उसके बाद क्या होता है कि 1920 तक यह परीक्षा सिर्फ लंदन में ली जाती थी, अभी भी यहाँ भारत में नहीं हो रही। पहले क्या होता था, लंदन में ली जाती थी और जिसकी वजह से क्या होता था, भारतीय लोगों को परीक्षा देने के लिए वहाँ जाने में परेशानी झेलनी पड़ती थी। मतलब हर कोई भारतीय तो अब आपका लंदन नहीं जा सकता ना, तो आम भारतीयों के लिए क्या, तो ये तो है बिल्कुल, मतलब आम भारतीय तो जाएंगे ही नहीं देने। ठीक है, फिर भी जो है परीक्षा पास करने वालों में जो भारतीयों की जो संख्या है अच्छी खासी थी। फिर भी मतलब ऐसा तो नहीं है गाइस कि भारतीयों में भी मध्यम वर्ग था, उच्च वर्ग था। उच्च वर्ग वाले तो आसानी से जा सकते थे, मध्यम वर्ग का हम मान सकते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, या उससे नीचे वाले वर्ग को तो अच्छा खासा पैसा भारतीयों के पास था उस वक्त, मतलब अच्छे खासे एजुकेशन लेने में थे। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि इसमें जो है प्रमुख नाम क्या है, बिहारी लाल गुप्ता है, रमेश चंद्र दत्त हैं, जो आगे चलकर जो है 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने और इन्होंने द इकोनॉमिस्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक भी लिखी, जो इस विषय की शुरुआती पुस्तक मानी जाती है। आगे लिखा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा, किसकी बात कर रहे हैं हम, इनकी बात कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो भारतीय सिविल सेवा है उसकी परीक्षा पास तो कर ली, लेकिन क्या है उन्होंने इस सेवा के तहत काम करने से इनकार कर दिया, और जिससे क्या है उन्हें सैद्धांतिक मूल्यों और निष्ठा का पता, उनके जो सैद्धांतिक मूल्य हैं उनकी निष्ठा का पता चलता है। और ये जो फैसला है उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लिया था, और सर बेनिगल नरसिंह
राव एक क्या है एक अन्य आईएएस अधिकारी थे जिन्हें भारत के स्वतंत्र होने से 1 वर्ष से कुछ ज़्यादा समय यानी कि 1 जुलाई 1946 को संविधान सलाहकार नियुक्त किया गया था। ठीक है, क्या संविधान सलाहकार, गाइस हम किन की बात कर रहे हैं? ठीक है, हम बात कर रहे हैं आपके बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, और वे आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय जज, ठीक है, यानी कि न्यायाधीश भी बने। फिर लिखा है सिविल सेवा में शुरू में क्या है शामिल होने वाले कुछ भारतीय अधिकारियों ने समय की मांग के अनुरूप भूमिका निभाई और भारत में लोकतंत्र को उसके सही रूप और सच्ची भावना में सशक्त बनाने के उद्देश्य से अडिग संस्थागत मूल्यों, तौर तरीकों, प्रणालियों में क्या है दृढ़ आस्था का क्या क्या परिचय दिया। तो इसमें भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त क्या नाम था गाइस? सुकुमार सेन। तो गाइस ये एक देखिए इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, अभी जो हमारा ये 2021 यूपीपीसीएस का क्वेश्चन आया तो गाइस इसमें आया है कि जो आपके ये चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? तो गाइस आंसर यहाँ पे है सुकुमार सेन, और एक और उसी में पूछा गया था तो सुकुमार सेन थे। ठीक है, उसी में जो महिला चुनाव आयुक्त भी पूछा गया था, तो इनके नाम भी जो है प्रमुख थे। आगे यहाँ पढ़ते हैं, जो बाद में क्या है सूडान के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त भी बने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं गाइस यहाँ पे। तो भारत में सिविल सेवाओं की सफलता का बड़ा श्रेय कैरियर ब्यूरोक्रेस्ट को जाता है, और क्योंकि वे भ्रष्टाचार, लोभ लालच में ना पड़कर क्या है निष्पक्षता में सेवा भाव से कार्य करते हैं, और एकता में बल है और भाईचारा और सौहार्द ही सिविल सेवकों के अधिकारियों के मूल मंत्र हैं। तो ये अधिकारी अपने अधीनस्थ को नीचा दिखाने जैसे काम नहीं करते, बल्कि उन्हें क्या है विश्वास का भाव जगाने की शैली अपनाते हैं और अपने बेंचों के अधिकारियों से निकटता और अपनापन बढ़ाकर क्या है प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है संविधान और सिविल सेवाओं की बात करते हैं। तो इसमें लिखा है भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है आर्टिकल 110 है या आर्टिकल 111 और 12 केंद्र और राज्य के अंतर्गत सेवाओं के बारे में है। किसके? केंद्र और राज्य के। तो इसमें लिखा है कि जो आर्टिकल 310 है, कैसे आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, तो आर्टिकल 310 में क्या है व्यवस्था है कि केंद्रीय और जो है आपके अखिल भारतीय सेवाओं के, देखिए गाइस 3 तरीके की सेवा होती है, केंद्रीय होती है, अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं और राज्य स्तर पर होती हैं। ठीक है, एकदम अलग अलग सेवाएं होती हैं। ठीक है, आप केंद्रीय और अखिल भारतीय को एक नहीं कह सकते। केंद्रीय वही जो केंद्र में होती है, आपको दिल्ली में मिलेंगी अधिकतर, अखिल भारतीय पूरे भारत में चलेगी, और जो राज्य की सेवाएं वो उस पर्टिकुलर राज्य में चलेंगी। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि केंद्रीय और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति क्या है भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ये सब आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। और राज्य स्तर की सेवा जो होती है उसके अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित राज्य के, मतलब देखिए नियुक्ति की बात कर रहे हैं, इनने का जो केंद्रीय अखिल भारतीय स्तर में जो अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जो राज्य स्तर पर होती है उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। तो इसमें लिखा है कि जो राष्ट्रपति और राज्यपाल की प्रसन्नता बनी रहने तक वे अपने पद पर बने रहते हैं, इसलिए उनका जो कार्यकाल है वो सुनिश्चित और सुरक्षित रहता है। अब आते हैं हम आर्टिकल 311 में। तो इसमें क्या है सेवा से हटाने और बर्खास्त करने और पद हटाने, मतलब अवनति करने से जुड़ी जो प्रक्रिया है और शर्तें हैं उसमें शामिल है, जिससे कानून की प्रक्रिया का पालन करने की पक्की व्यवस्था रखती है। ठीक है, और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि सिविल अधिकारी जो है अकारण राजनीतिक हस्तक्षेप और परेशानी का जो है शिकार ना बने, मतलब उनकी जो सर्विस चल रही है या उन पे जो अकारण जो है राजनीतिक हस्तक्षेप ना होगा इस। और फिर लिखा है 312 में व्यवस्था दी गई है कि अखिल भारतीय सेवाएं संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, यानी कि यूपीएससी और विभिन्न राज्यों के राज्य लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्थाएं, यानी कि इसने कहा यूपीएससी और एसपीएससी यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और यूपीएससी जो है आपका क्या है एक संवैधानिक संस्थान है। ठीक है, यानी कि आपको आर्टिकल में मिलेगा ये सब, मतलब संविधान में मिलेगा ये सब। इसमें लिखा है सिविल सेवाओं के जो अधिकारियों ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के आयोजन और आपदा प्रबंधन, सड़क, रेल जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं के निर्माण और रखरखाव और राष्ट्रीय एकता अखंडता को बनाए रखने जैसे राष्ट्रीय महत्व की अनेक गतिविधियों में अहम भूमिका निभाई है। चलिए, ये तो हम जानते ही हैं। फिर लिखा है हर वर्ष क्या होता है 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। तो गाइस
ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। कौन सा? 21 अप्रैल सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उस दिन क्या होता है, सिविल सेवकों के अधिकारियों को, जो सिविल सेवाएं होती है ना, उनके अधिकारी को लोगों की सेवा के प्रति समर्पण का भाव रखने और अपना कर्तव्य पूरा करने की निष्ठा के साथ क्या है, बढ़िया ढंग से निभाने की बात याद दिलाई जाती है कि आपको ऐसा करना है। तो जिले और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए क्या है, प्रधानमंत्री के श्रेष्ठता पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। प्रधानमंत्री जो है इनको श्रेष्ठता पुरस्कार भी देते हैं अगर इन्होंने काम अच्छा किया है तो। लिखा है सिविल सेवाओं के अधिकारी जो है युवाओं के आदर्श हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा है भारत के लाखों विद्यार्थी हर वक्त सिविल सेवा परीक्षा पास करने के जो है आस लगाए रहते हैं, जैसे कि आप लोग गाइस, हम आप सब। तो इन युवाओं के सिविल सेवा में आने के अपने अपने क्या होते हैं, अलग कारण हो सकते हैं, ठीक है। पर एक जो बड़ा कारण है वो जाने माने सिविल सेवा अधिकारी का अनुकरण करने की जो है प्रबल इच्छा होती है सबकी, ठीक है। तो इसका सही और सटीक उदाहरण है इसमें लगे 1956 के बैच के लोकप्रिय आईएएस अधिकारी क्या, SR शंकरन, ठीक है। उनका नाम उन गिने चुने सिविल सेवा अधिकारियों में है जिनकी प्रतिमा बनाई गई है और इनका नाम जो है आंध्र प्रदेश के घर घर में लोकप्रिय भी है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। तो बंधुआ मजदूरी जो होती है ना गाइस, बंधुआ मजदूरी क्या होती है, लाइक आप मजदूरी कर रहे हैं और उसके बदले में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, बस उस आपसे काम कराया जा रहा है। तो बंधुआ मजदूरी समाप्त करने की दिशा में उनके प्रयास और बेहद गरीबी के जीवन जी रहे लोगों के उत्थान के कार्य में उनकी जो है जबरदस्त पहल को समाज के सभी वर्गों के लोगों ने क्या है, सराहा है। और विशेष रूप से उन्होंने जो सफाई कर्मचारी आंदोलन चलाया था उससे तो सभी उनके जो है प्रशंसक बन गए, मतलब लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया। तो माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला के जो पिता हैं आपके कौन, BN युगंधर भी ऐसे सिविल सेवा अधिकारी थे जिनकी बड़ी संख्या में लोग जो है प्रशंसा करते थे। तो गाइस ये भी बहुत लोगों को बात नहीं पता होगी कि जो सत्य नडेला है उनके पिता IAS ऑफिसर थे, ठीक है, सिविल सेवा अधिकारी थे, ठीक है। और लिखा है कि 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल उपलब्ध कराने की योजना से जल संरक्षण विकास परियोजना चलाने और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के जो युवा प्रशिक्षुओं के मार्गदर्शन जैसे महत्वपूर्ण प्रयासों के कारण उनका नाम आज भी क्या, सत्ता के गलियारों में अत्यधिक जो है सम्मान पूर्वक लिया जाता है। किन की बात कर रहे हैं गाइस, हम सत्य नडेला हैं, उनके फादर की बात कर रहे हैं। और एक ताज़ा उदाहरण के तौर पे IAS अधिकारी कौन, मधुलकर शेट्टी अभी कुछ वर्षों पहले हमारे बीच से सदा के लिए चले गए, मतलब इनका निधन हो गया गाइस। फिर लोकायुक्त के रूप में, लोकायुक्त क्या, लोकपाल और लोकायुक्त आप जानते होंगे, लोकपाल जो आपका केंद्र में होता है और लोकायुक्त जो आपका राज्य में होता है। तो लोकायुक्त के रूप में कार्यकाल के दौरान शेट्टी जो है उन्होंने क्या किया, एक अन्य IPS अधिकारी हर्ष गुप्ता के साथ मिलकर उन रईस किसानों का जो है जबरदस्त विरोध किया, जिन्होंने रईस किसानों का, ठीक है, जिन्होंने गरीब ग्रामीणों की जमीन पर जो है जबरन कब्जा कर लिया था। और इन दोनों अधिकारियों ने क्या किया, चिकमंगलुरु के ग्रामीण लोगों की जो है जबरन जो कब्जाई गई जमीन है उनको क्या करी, वापस दिला दी। तो इसके प्रति जो है आभार प्रकट करते हुए उन जो गांववासी थे ना, उन्होंने समूचे गांव का नाम ही क्या है आपका गुप्ता सेठी हल्ली रख दिया, मतलब इन्हीं के नाम पे इन्होंने क्या करा, गांव का ही नाम रख दिया। तो लिखा है सिविल सेवाओं की चुनौतियां और सुधार। तो लिखा है भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकास का सामाजिक कल्याण मॉडल अपनाया गया, ठीक है। भारत स्वतंत्र हो जाता है, अब हम क्या करेंगे, अब विकास, अब आपको क्या करना है, भारत का विकास करना है। तो ठीक है, जिससे क्या है अर्थव्यवस्था के एक प्रमुख क्षेत्र में सहकारी हस्तक्षेप की संभावना क्या होती है, बहुत बढ़ जाती है, सहकारी हस्तक्षेप। तो प्रशासन तंत्र को सुचारू और गतिशील बनाने के लिए क्या है, व्यवहारिक सोच रखना और समानता तथा समभाव पर आधारित नीति पर चलना होता है, ठीक है। और जनता की सेवा के लिए नियुक्त अधिकारियों को राजनीतिक मेलजोल या फिर गठजोड़ या फिर राजनीतिक संबंध नहीं रखने चाहिए, बल्कि बिना पक्षपात किए जो है निष्ठापूर्वक ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, ठीक है। कोई अलग से कुछ नहीं, बस आपका जो काम है आप वो करें। तो इसके लिए संविधान सर्वोपरि होता है, ठीक है। इसलिए उन्हें हरदम संविधान की परिधि में रहकर काम करना चाहिए और लोक
लोक प्रशासन में जो है नैतिक मूल्य सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अब लिखा है सिविल सेवाओं के नैतिक मूल्य। ठीक है, तो कई इसके लिए पहले क्या होता था, अभी क्या है, जो आप पेपर 4 देखते हो ना, तो वो इसीलिए है, एथिक्स का जो पेपर आता है। ठीक है, तो सिविल सेवकों के अधिकारियों को बहुत ज़्यादा अधिकार और शक्तियां प्रदान होती हैं। ऐसे में नैतिक बल के आधार पर ही सुशासन स्थापित किया जाता है। तभी हम क्या है, अभी जो हमारा पेपर 4 आप देखते हैं ना, वो गाइस वही है, एथिक्स का पेपर है। ठीक है, अपने जो समितियों ने सिविल सेवकों में भर्ती कार्यकाल के दौरान समय समय पर जैसे कार्यकाल उनका चल रहा है, सिलेक्शन हो गया, उसके बाद क्या है, समय समय पर प्रशिक्षण हो जाए, क्षमता निर्माण होता है, विशेषता हासिल करने की जरूरत, दक्षता, जवाबदेही आदि के बारे में बदलाव और सुधार के सुझाव दिए। मतलब ये सारी चीज़ें की जाती हैं यार। हम बता रहे हैं कि यार सुधार अब किस तरह से किया जा सकता है, तो ये सारा काम हो सकता है सुधार में। और दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग जो आपका सेकंड ARC था, लिखा है वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाले में क्या है, खामियों का जो उल्लेख करते हुए भर्ती, कामकाज की प्रगति और परिणामोन्मुखी आपका प्रशासन तंत्र विकसित करने के सुझाव रखे गए थे। किसकी बात कर रहे हैं हम, सेकंड ARC की बात करते हैं। तो पिछले दशक में क्या है, कई सुधार लागू किए गए। ठीक है, पिछले दशक का मतलब होता है पूरा पिछला 10 साल वाला पीरियड। तो इसमें क्या है, विशेषज्ञ परामर्श सेवाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से संयुक्त सचिव स्तर पर क्या है, सीधी भर्ती करना, यानी जो लेटरल एंट्री होती है ना गाइस, वो शुरू हुई। ठीक है, तो सिविल सेवा देखिए उसमें क्या होता है गाइस कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे आपको किसकी एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। तो आपने क्या करा, जिसको उस क्षेत्र में एक्सपीरियंस है, उसकी आपने क्या करी, जो आपकी है सीधी भर्ती कर दी संयुक्त सचिव स्तर पर, यानी अच्छा खासा ऊंचा का। फिर सिविल सेवा अधिकारियों के लिए क्या, विभिन्न स्तरों पर आपका ट्रेनिंग की व्यवस्था करना, यहाँ ट्रेनिंग हो गई। कार्य प्रगति की जो है आकलन रिपोर्ट तैयार करना, कि कौन कैसा काम कर रहा है उसका आकलन करना, भैया अब इसकी रिपोर्ट। ये नहीं कि भैया आप सिविल सेवा में आ गए हैं, उसके बाद आपका कुछ देखा ही नहीं जाएगा, नहीं। अब ये सुधारों की बात हो रही है यहाँ पे। लिखा है हमारे देश के लोगों को प्रशासनिक अधिकारियों से बेहतर प्रशासन और जवाबदेह व्यवस्था की अपेक्षा है। हम ऐसा करते हैं अपेक्षा। ठीक है, सूचना का अधिकार कानून जो आपका है 2005 जैसे विधेयक आने से जो है नागरिकों के लिए जानकारी प्राप्त करने के नियम और उसकी जो प्रक्रियाएं हैं निर्धारित कर दी गई हैं। मतलब ये कानून भी इसीलिए लाया गया है गाइस कि आपको अगर कुछ भी आपको ये अधिकार है, आप कहीं से कोई जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो जिससे क्या है, प्रशासन व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी। तो गाइस यही तो होता है ई-गवर्नेंस, यानी कि क्या बोलते हैं हिंदी में, वैसे ई-गवर्नेंस को हिंदी में कुछ तो बोलते हैं, पता नहीं, अभी याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, तो ये इसके लिए है पारदर्शिता होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए। तो लिखा भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग द्वारा क्या शुरू की गई क्या, सिटीजन चार्टर, यानी कि नागरिक अधिकार पत्र व्यवस्था के अंतर्गत लोगों की अपेक्षा के अनुरूप क्या है, सेवा मानक और समय सीमा जो है तय की जानी चाहिए और जो उच्च और व्यवहारिक हो। ठीक है, इसमें शिकायतों की सुनवाई और उनके निवारण और स्वतंत्र जांच की व्यवस्था होनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। और फिर नागरिक और उपभोक्ता भी इसमें शामिल किए जाने चाहिए। तो इसमें विजन और मिशन का जो है वितरण शामिल है, और जिससे यह पक्का हो जाता है कि उपयोगकर्ता जो है उनकी ज़रूरत है, उनकी शिकायतों का निपटारा कर दिया जाए। ओके, फिर आगे लिखा है ब्यूरोक्रेसी और खासकर प्रशासनिक सेवा से जुड़ी हाल में शुरू हुई जो बहस है, सभी कार्य कर सकने वाले और विशेषज्ञ और अधिकारियों की तुलना पर जो है उठी है। ठीक है, क्या एक अच्छी खासी जो है बहस है ये। ठीक है, बहस उठी है। ठीक है, प्रशासन की भूमिका अपनी यूनिट में क्या है, कामकाज निष्पक्ष समानता पर आधारित। तो गई समानता पर आधारित, वो अभी रेड बॉक्स में क्या है, रेड वाली जो लाइन्स है वो गई अभी हम पढ़ेंगे। तो समानता पर आधारित तथा कुशलता पूर्वक सुनिश्चित करने की है। और क्या लिखा है, उप डिवीजन और जिले से लेकर राज्य और केंद्र के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों तक यही व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। ठीक है, अब लिखा है इसलिए क्या है, जन शिकायतें सुनकर शीघ्र ही कुशलतापूर्वक इसका समाधान करने के के वास्ते क्या है, जरूरी है कि प्रशासनिक अधिकारियों को विभिन्न मुद्दों, विभागों, नियमों और दायित्वों की अच्छी जानकारी हो। एक चीज, इसलिए स्वास्थ्य
कृषि, रक्षा आदि विविध क्षेत्रों से जुड़ी हुई शिकायतों के प्रभावी तत्काल समाधान के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को सभी विषयों की क्या है संतुलित जानकारी होना जरूरी है, ना कि किसी क्षेत्र विशेष जानकारी। मतलब इसने कहा कि भैया ऐसा नहीं है आप सब में पीएचडी ही कर लो, लेकिन हर क्षेत्र की जानकारी एक होना क्या है जरूरी है। तो लिखा है, कहा तो ये भी जाता है कि प्रशासन की योग्यता अपने आप क्या है एक अपने आप में ये एक बड़ी क्या है विशेषता है, फिर भी उच्च स्तर पर पहुंचकर विशेषज्ञ जो है विशेषज्ञ जानकारी अधिकारियों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है, और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता, उसके लिए रुचि है, अनुभव ही जो है आधार बन सकते हैं। फिर लिखा है जो प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी के विकास और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को देखते हुए ये सुनिश्चित करना होगा कि इस क्रांतिकारी बदलाव के कारण कहीं हमारे नीतिगत जो सुधार है वो ना पिछड़ जाए। ठीक है, अब लिखा है कि आईआईटी, आईआईएम, एनएलयू के नए जो ग्रेजुएट या फिर डॉक्टर हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए हो गए, तो आदि भी हर वर्ष जो है यूपीएससी की जो है सिविल सेवा परीक्षा में बैठते हैं। तो अधिकतर गई अब आप क्या देखते हैं कि आईआईटीएंस बहुत ज़्यादा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब ये लोग भी क्या करने लगे हैं, यूपीएससी की जो परीक्षा है उसमें बैठने लगे। पहले जो सिंपल ग्रेजुएट होते थे वो बैठते थे, बट अब ये भी आ गए। तो इससे क्या ब्यूरोक्रेसी में एक नई ऊर्जा और सोच आ गई है। तो गैस ये इसने क्या करा है, पेपर को भी बहुत ज़्यादा टफ बना दिया। तो ये लोग अपनी जो है व्यावसायिक योग्यता और विशेषज्ञ जानकारियों से प्रशासनिक सेवाओं को उसके और क्या है सशक्त बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इन लोग में जो है कि नॉलेजेबल जो है थोड़ा सा विशेषज्ञता ज़्यादा है किसी चीज़ में, तो कहा जा सकता है कि ये लोग देश के प्रशासनिक तंत्र में क्रांतिकारी सुधार ला सकते हैं। तो गाइस ये मूव कर रहा है कहीं और कहानी सारी। तो पिछले कुछ दशकों में क्या है मैं ऐसे कई सिविल सेवा अधिकारियों से मिला। अब कौन मिला, ये जिन्होंने देश की प्रगति और जो है उन्नति में जबरदस्त योगदान दिया है, और उनके कार्यों को बारीकी से देखकर क्या है मुझे ये समझ में आया कि वकील किसी भी सिविल सेवा में कुशलता से काम करने में सफल हो सकता है। वकील, ठीक है, तो लॉ कॉलेज में अपना पक्ष प्रस्तुत करने की कला, वाक्पटुता, वाद विवाद प्रतियोगिता आदि के जरिए उन्हें निपुण बना देते हैं, और क्या लिखा है ड्राफ्ट लिखने की कला भी भली प्रकार सीख लेते हैं। तो उनमें क्या है समग्र सोच विकसित हो जाती है। और इसके साथ ही लॉ कॉलेज संवैधानिक मूल्यों और नैतिक सिद्धांतों की भी क्या है शिक्षा देता है, और जो क्या है कैरियर ब्यूरोक्रेट के लिए बेहद जो है उपयोगी होते हैं। अब लिखा उदाहरण के लिए दिल्ली में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और अन्य लॉ कॉलेज के विद्यार्थी पिछले कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में सिविल सेवाओं के लिए चुने गए हैं। ठीक है, तभी तो विद्यार्थी अब लॉ की पढ़ाई ज़्यादा पसंद करने लगे। तो गाइस इतनी तो नॉलेज मुझे नहीं है कि ऐसा हो रहा है, बट ऐसा हो रहा होगा तभी इसमें लिखा है। और ये अतः ये जरूरी है कि विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि और शैक्षणिक योग्यता वाले जो युवा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है प्रशासनिक सेवा में आए और राष्ट्र निर्माण के महान कार्यों में सहयोग दिया। फिर गाइस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कुछ 2-4 लाइनें हैं। संदर्भ वैज्ञानिक मान्यता चार्टर्ड एक्ट, ये तो ऐसे गए। चलिए, तो गैस एक जगह ये हमने छोड़ा था, इसमें लिखा है सिविल सेवा में शुरू में शामिल होने वाले कुछ भारतीय अधिकारियों ने समय की मांग के अनुरूप भूमिका निभाई है, और भारत में लोकतंत्र को उनके सही रूप और सच्ची भावना, गैस ये आपको क्वेश्चंस में भी लिखने को आएगा, तो आप बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा, ये निबंध में लिखने को आता है, अगर कोई ऐसा निबंध तो आप उसमें अच्छे से लिखते हैं। तो सच्ची भावना में सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्या अड़िग संस्थान मूल्यों, आपके तौर तरीकों, प्रणालियों में दृढ़ आस्था का परिचय दिया। और इसमें भारत के प्रथम जो चुनाव आयुक्त हैं कौन है, सुकुमार सेन का नाम भी है, और बाद में सूडान के पहले ये चुनाव आयुक्त बने, ये हम पढ़ चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया गाइस आपका एक टॉपिक तो पूरा हो गया। चलिए यहाँ पे आपका है दूसरा टॉपिक है जो है संतुलन की कला। चलिए दोस्तों, इसमें सेकंड टॉपिक देखते हैं जिसमें लिखा है संतुलन की कला, यानी कि इसमें लिखा है प्रशासनिक सेवाओं से मिलती गति। आइए देखते हैं क्या लिखा है। तो इसमें लिखा है 18वीं शताब्दी में जब यूरोप में जो है नव जागरण की लहर आई, तो गैस क्या होता है कि यूरोप में क्या आता है, नव जागरण की क्या होती है आपकी लहर आती है। ठीक है, यहीं से नव जागरण स्टार्ट हुआ था। तो क्या होता है, मुख्य फोकस तर्क और विवेक पर दिए जा रहा था। मतलब मुख्य फोकस किस पे दिया जा रहा था तब, अब गैस तर्क पे, विवेक पे, इन सब चीज़ों पे अब ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था। पहले क्या था, बहुत सारा हिसाब किताब वही था, भगवान, चर्च, यही सब चल रहा था। ठीक है, अब
तर्क पे बात, लॉजिक पे बात हो रही थी, विवेक पे बात हो रही थी, मतलब ऐसी कुछ मन से बात नहीं होती। जाने माने जो विचारक है आपका इमैनुअल कैंट के अनुसार क्या है आपका, नैतिकता का सर्वोच्च सिद्धांत जो है तार्किकता का ही क्या था, मानक था। मतलब अब यहाँ बात हो रही है आपकी तार्किकता, यानी कि लॉजिकल बातें करने की बात हो रही है, ठीक है। अतः जो विवेक पूर्वक तर्क को ध्यान में रखकर वैश्विक नैतिक नियमों के अनुरूप कार्य करना चाहिए। अब ठीक है, एक अन्य विख्यात जो है विचारक हैं, क्या नाम है उनका, रेने डे कांट, ठीक है। कांट नाम से आप लोग इन्हें जानते होंगे। तो कांट कहते थे क्या, मेरा अस्तित्व इसलिए है कि मैं विचार कर सकता हूँ, अर्थात व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जो है तर्क संगत और जो है वैज्ञानिक सोच पर निर्भर है, ना कि उसके भावनाओं पर, उसके व्यक्तिगत निष्ठाओं पर, उसके पक्षपातपूर्ण विचारों पर, इन पे नहीं। तर्क संगत, ठीक है, तर्क संगत वैज्ञानिक सोच, इस पे डिपेंड करता है गाइस, ठीक है। अब लिखा है मैक्स वेबर, ये भी नाम आपने सुना होगा, और ये 1864 से लेकर 1920 तक का टाइम पीरियड था। पहले क्या समाजशास्त्री थे जिन्होंने क्या अफसरशाही और नौकरशाही शब्द की है रचना, शब्द की रचना की और इसे क्या है विस्तार से समझाया भी, ठीक है। तो गाइस किसकी बात हो रही है, अफसरशाही या नौकरशाही शब्द की बात हुई, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसी को आप पढ़ते हैं फटाफट जल्दी जल्दी। इसमें लिखा है आधुनिक काल से पहले 17वीं, आधुनिक काल आता है गाइस, उससे पहले की बात कह रहा है ये। तो इसमें कहा है कि जो 17वीं शताब्दी के दौर तक हर कबीले का जो है मुखिया उसका सरदार होता था, और थोड़ी प्रगति हुई तो वह क्या है एक स्थानीय मालिक लोगों का जो है हुक्म चलता था। मतलब पहले जो था स्थानीय मालिक कोई होता था, उनका हुक्म चलता था, और फिर क्या राजा जो राजशाही थे उसका सिलसिला शुरू हो जाता है। अब मतलब राजा आ गए, तो जिसके तहत क्या होता है एक शासक या फिर एक सम्राट पूर्व परंपराओं के अनुसार शासन करता था, और उसकी सत्ता उसके उत्तराधिकारी को मिल जाती है। मतलब राजा मरता था तो देन उसके बेटे को क्या मिलती थी, सत्ता मिल जाती। जन जागरण आने के साथ ही क्या होता है आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना हुई, और जिसमें लोगों द्वारा चुना गया जो प्रतिनिधि है सत्ता में आ गया। मतलब कि जैसे अभी भारत की हम बात करें, लोकतंत्र है यहाँ पे, हम जिसे चुन के भेजते हैं वो सत्ता में आ जाता है, ठीक है। फिर लिखा है और शासन संभालने लगे, ठीक है, जो सत्ता में है वो शासन संभालेगा। लिखा है स्वयं लोग क्या है शासन नहीं संभालते, जैसे कि क्या स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के तहत ऐसी व्यवस्था है, ठीक है। देखिए अब लिखा है इसलिए क्या है दैनिक प्रशासन कार्य में जाति, वर्ग, नस्ल, लिंग भेद क्या है, भाषा और जन्म स्थान आदि का किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव रखे बिना क्या है यथार्थ और वास्तविक स्थिति के अनुरूप क्या है व्यवस्था करनी होगी, ठीक है। यानी कि अब लोकतंत्र आ जाता है, ठीक है। पहले क्या था, लोग किसी को मानने लगते थे, कोई मुखिया होता था उसको, फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपका राजशाही आ गया, राजशाही के बाद अभी हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र की, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि ओके मैक्स वेवर ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सत्ता को 3 वर्गों में विभाजित कर दिया। एक हो गया आपका परंपरागत सत्ता, यानी कि उत्तराधिकार, रीति रिवाज, भौतिक इच्छाओं और इन सब चीज़ों पे आधारित, ठीक है। दूसरा हो गया आपका प्रतिभागत सत्ता, तो यानी कि जन्मजात प्रतिभा और गुणों पर आधारित हो गई, ठीक है, जैसा स्वामी विवेकानंद, भगवान राम आदि में था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तर्क संगत वैध सत्ता, यानी कि आपका अफसरशाही या नौकरशाही वास्तविकता और तर्क पर आधारित होने के कारण यही जो है आपका शासन व्यवस्था सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती थी भैया, ठीक है। अभी जो चल रहा है वो हम ये कह सकते हैं। तो उन्होंने परिभाषित किया कि अफसरशाही एक ऐसा औपचारिक संगठन है जिसने नीचे बताई विशेषताएं होती है। अब क्या होती हैं विशेषताएं देखते हैं। लिखा है पहला, लिखा है कि औपचारिक चयन और पदोन्नति जो सुस्पष्ट मानकों और मानदंडों पर और मुख्यतः क्या है योग्यता और पारदर्शिता पर आधारित है, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, कुछ मानदंड होने चाहिए, कुछ योग्यता, पारदर्शिता, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब ऐसा चल रहा है, ये तो कहानी अब की है, बिल्कुल प्रेजेंट की बात हो रही है अब, ठीक है। तो लिखा है लिखित नियम है, विनियम प्रक्रियाएं हैं, तौर तरीके हों ताकि किसी तरह के भेदभाव या व्यक्तिगत पसंद नापसंद से किसी का जो है समर्थन या विरोध ना किया जा सके। क्यों, ये आपके अंदर योग्यता है, कुछ नियम बना रखे हैं उसके अकॉर्डिंग चलना है, कुछ विनियम है, तौर तरीके हैं उसके अकॉर्डिंग चलना है, फिर यहाँ कोई भेदभाव की तो बात ही नहीं है। तो गाइस आगे लिखा है परंपरागत संगठन वरिष्ठ, मध्यम, कनिष्ठ वर्गों का क्या है स्पष्ट निर्धारण, ताकि
क्या जहां एक और वरिष्ठ लोग अपने कनिष्ठ और क्या है अधीनस्थ सहयोगियों के कार्य का क्या है निरीक्षण करते हैं, आकलन करते हैं, निगरानी कर सकते हैं और दिशा निर्देश दे सकते हैं। और साथ ही क्या है कनिष्ठ अधिकारियों के आदेशों के खिलाफ अपील या फिर पुनर्विचार आवेदनों की सुनवाई हो सके। ठीक है, और फिर निचले स्तर वाले जो सहयोगी हैं उनकी जो फीडबैक है उनके नियमों प्रक्रियाओं मानदंडों मानकों में क्या है समुचित बदलाव हो सके। तो ये सारी चीजें। 4th पॉइंट में लिखा है विशेषज्ञता और श्रम तथा क्या लिखा है दायित्वों का निर्धारण, कार्य वहन और अधिकारियों का विभाजन हो गया और क्या है दायित्वों के भी जो है स्पष्ट संतुलन है। ये सारी चीजें हो गई। तो आगे बढ़ते दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे आते हैं फिर हम लोग। एक पांचवा पॉइंट क्या लिखा है, व्यावसायिक योग्यता को जो है व्यक्तिगत जिद से ना दबाया जाए। ठीक है, एक फिर एक लिखा है कि आपका कैरियर यानी कि भविष्य को ध्यान में रखकर अफसरशाही मूल रूप से जो है स्थायी व्यवस्था है, लंबे अरसे तक के कार्यकाल में विभिन्न कार्यों और प्रणालियों का अनुभव मिलता है और विविध क्षेत्रों में काम करने में से परिपक्वता आती है, जिससे क्या है सार्वजनिक नीति तैयार करने की क्षमता और योग्यता क्या होती है विकसित हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है तभी तो मैक्स वेबर ने लोकतांत्रिक समाज में तर्कसंगत वैध शासन व्यवस्था को अन्य दो प्रकार की जो शासन प्रणालियां हैं उससे अपेक्षाकृत ज्यादा उपयुक्त बताया। जो हमने और दो पढ़ी थी वो वाली उससे अच्छी है ये, उन्होंने कहा। किसने? मैक्स वेबर ने कहा। तो सर्वप्रथम आइए देखते हैं कि भारत में अफसरशाही कैसे काम करती है। अब हम भारत की बात करते हैं। इसमें लिखा है यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग या फिर राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर वर्ग ग के प्रत्याशियों का चयन होता है। ठीक है, तो लिखा है प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जो है आपके प्रत्याशी काम करना शुरू कर देते हैं, मतलब ट्रेनिंग होती है देन काम शुरू हो जाता है। प्रशासनिक सेवाओं में प्रत्याशी को निदेशक पद तक पहुंचने में सबसे पहले 14 वर्ष काम करना पड़ता है और उसके बाद 18 वर्ष की सेवा के बाद संयुक्त सचिव यानी कि भारत सरकार के पद पर पहुंचता है। जबकि क्या है सचिव यानी कि जो आपका भारत सरकार में जो होते हैं तो बनने से पहले कम से कम उसे 32 वर्ष का जो है सेवाकाल पूरा, मतलब इसका 32 साल तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे नियमों और विनियमों के अनुपालन के बारे में ऐसे कई मामले हुए हैं जहां क्या है सक्षम अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों विनियमों का पालन नहीं किया जाता है और निर्धारित प्रक्रियाओं और जो है विधियों का पालन नहीं होता है, जबकि नियम मंत्रिमंडल द्वारा और क्या है कानून संसद या विधायी संस्था द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, ये भी होता है। फिर लिखा है उदाहरण के लिए सामान्य नियम में व्यवस्था है कि अधिकारी मंत्री केवल एयर इंडिया से ही क्या है यात्रा करे। ये इस नियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बार इन नियमों का पालन नहीं होता, ऐसा उसने इससे पहले बोला। ठीक है, अब इसमें कुछ नियम इसने कहा कि जो अधिकारी हैं या जो मंत्री हैं केवल एयर इंडिया से ट्रैवल करें। ठीक है, और विशेष स्थिति में वित्तीय सलाहकार की अनुमति लेनी होती है। नियम की बात कर रहे हैं, ऐसा नियम है। परंतु एक खास मौके पर एक वरिष्ठ अधिकारी को विदेश जाना था और वहां अधिकारी ने एयर इंडिया से ही यात्रा करने की शर्त से छूट लेने का आवेदन किया, लेकिन वित्तीय सलाहकार ने प्राइवेट एयरलाइन के विमान से यात्रा का प्रस्ताव नहीं माना। दुर्भाग्य से वरिष्ठ अधिकारी ने संबद्ध अधिकारी का पक्ष लिया और अंततः जो आपका एफए की टिप्पणी को निरस्त कर दिया। ठीक है, फिर हो गया ऐसे। तो एफए मतलब वित्तीय सलाहकार ने जो भी टिप्पणी दी उसको निरस्त कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे, जहां तक परंपरागत व्यवस्था का सवाल है, ये व्यवस्था अधीनस्थ सहयोगियों के काम के निरीक्षण, निगरानी, दिशा निर्देश में तो उपयोगी है, पर कई दफा क्या है अधीनस्थ कर्मचारियों को जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा आदि के आधार पर जो फायदा है पहुंचाने के लिए इन नियमों को तोड़ मोड़ दिया जाता है। ये भी होता है और पक्की तरह स्थापित और समय की कसौटी पर खरे पाए गए नियमों का भी उल्लंघन किया जाता है। मतलब अब नियम तो बना दिए गए, उसका उल्लंघन ऐसा तो देखा नहीं गया जाता। ठीक है, तो जिससे क्या होता है व्यवस्था संबंधित कई समस्याएं खड़ी हो जाती है और यहाँ तक कि अधीनस्थ कर्मचारी आदेश मानने भी जो है इनकार करने लगते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है चौथे, श्रम विभाजन के बारे में सर्वोच्चतम जो आपके परिणाम प्राप्त करने के लिए अधिकारों और दायित्वों के संतुलित विभाजन का सिद्धांत अपनाया जाना चाहिए, वरना बिना किसी जिम्मेदारी के अधिकार मिल जाने से क्या होता है, तानाशाही और भ्रष्टाचार पनपने लगता है। वैसे ये तो रियलिटी है, ऐसा होता है। लिखा है कि लॉर्ड एक्शन ने ठीक ही कहा है। क्या कहा है इन्होंने, देखिए, सत्ता भ्रष्टाचार लाती है, बिल्कुल लाती है, और निरंकुश सत्ता तो क्या होता है, बेलगाम भ्रष्टाचार का कारण बनती है, बेलगाम सॉरी, ठीक है। मतलब इसने कहा कि जो भी सत्ता है, आप सत्ता में आते हैं तो भ्रष्टाचार भी साथ साथ आता है। तो दूसरी तरफ जो है, अधिकार के बिना जिम्मेदारी देने से किसी भी प्रयास में सफलता है वो नहीं मिल पाती है, और विजन और मिशन जैसे जो लक्ष्य हैं कभी हासिल नहीं किए जा सकते। मतलब तो यहाँ इसने कहा है कि अधिकार भी देना जरूरी है, ठीक है। अब लिखा है कि सभी नीति निर्माताओं और प्रशासकों से अपेक्षा की जाती है कि वे निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसमें संशोधन करें और अपने अपने स्तर पर सत्ता और जो है अधिकारों का विकेंद्रीकरण करके सबसे निचले वाले स्तर पर पहुंचने की कोशिश करें। मतलब जो भी उनकी सत्ता है, जो भी उनके अधिकार है, उसका विकेंद्रीकरण करें, ये नहीं कि खुद ही लेके बैठे रहें सारा, ठीक है। आगे लिखा है पांचवें, इसमें लिखा है व्यावसायिक कुशलता हो गई, योग्यता प्रशासनिक सेवाओं का क्या है, मूल मंत्र है। क्या, दो चीज, व्यवसायिक कुशलता और योग्यता, ये दोनों चीजें होनी चाहिए, ठीक है। इसमें 4 तत्व समाहित है, समाहित है, जैसे समानता हो गया, निष्पक्षता हो गया, कार्य कुशलता हो गया, और गुमनाम रहना हो गया। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करो और ढिंडोरा पीटते रहो। गुमनामी में रहने से तात्पर्य है कि अकारण प्रचार या प्रोपेगेंडा के चक्कर में पड़े बिना चुपचाप जनहित के क्या है, सॉरी गाइस, यहाँ थोड़ा गलत हो गया। तो इसने कहा अपना जो भी काम करो चुपचाप करो, चुपचाप जनहित के लिए कार्य करते रहिए। मतलब चुपचाप करिए, ऐसा नहीं कि आप गा के कर रहे हैं, फेसबुक पे आ के कर रहे हैं और यूट्यूब पे आ के कर रहे हैं। फिर लिखा है जॉर्ज ऑरवेल के सिद्धांत, सभी समान हैं लेकिन कुछ लोग ज़्यादा समान होते हैं, ठीक है, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में जरा भी ना आने दें, ठीक है। अब लिखा है प्रशासनिक अधिकारियों से आशा की जाती है कि सार्वजनिक कार्यों का निपटारा तुरंत और मूल नियमों का उल्लंघन किए बिना किया जाए, ठीक है। अंतिम ये कि जो आपका स्थायित्व और निरंतरता की भावना से भविष्य सुधारने के विचार से प्रशासनिक सेवाओं से समाज में संतुलन और दूरदर्शिता आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विशेषकर जो आपके अखिल भारतीय सेवा में विभिन्न समुदायों, उप संस्कृतियों, क्षेत्रों, भाषाओं इत्यादि पर आधारित विविधता में एकता का जो है समग्र राष्ट्रीय दृष्टिकोण पूरा करने का जो है अवसर मिलता है। आप अधिकतर क्या देखते हैं कि जो सिविल सर्विसेज सेवाएं गए उसमें देश के हर जगह से कोई ना कोई होता है, विविधता तो होती है, लेकिन स्थायित्व और निरंतरता से ये मतलब भी नहीं निकाल लेना चाहिए कि परिवर्तन की सोची ही ना जाए, क्योंकि परिवर्तन तो जो है प्रकृति का नियम है। इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों को जनता की भलाई, देश की समृद्धि के लिए परिवर्तन अपनाने होंगे, और स्थायित्व, सुरक्षा और स्थिरता की भावना तो इसलिए होनी जरूरी है कि अधिकारी कहीं क्या लालच या लोभवश जो है भ्रष्ट तरीके ना अपना ले, ठीक है। फिर भी भ्रष्टाचार तो क्या है, मौजूद है ही, ठीक है। इसे रोकने के लिए तुरंत कड़ी और जो है प्रभावी कार्रवाई जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के 10 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा में प्रशासनिक सेवाओं और विशेषकर अखिल भारतीय सेवाओं का पुरजोर समर्थन किया। मतलब किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अभी हमने देखा उन्हें क्या बोला जाता है, लौह पुरुष भी बोला जाता है। तो उनके पक्ष में नीचे क्या है लिखित तथ्य दिए गए हैं। क्या, देशभक्ति की दृष्टि से, स्वामी भक्ति की दृष्टि से, ईमानदारी की दृष्टि से, योग्यता की दृष्टि से इनका कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। एक चीज तो ये उतने ही कुशल हैं जितने हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। तो दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा मैं ब्लैक शिप यानी जो है आपके गद्दारों,
का जो है बचाव नहीं कर रहा पिछले 2-3 वर्ष में। इसमें से जो है अधिकांश सेवकों ने देशभक्ति और वफादारी की भावना से काम ना किया होता तो संघ ढह जाता। ठीक है, यानी कि देश जो है आपका ढह जाता। तो मतलब इन्होंने सिविल सर्विसेज के लिए अपना, इनका एक बहुत बड़ा योगदान है गाइस, उनके पक्ष में ये बात कर रहे हैं। तो जिन साधनों से काम लेना है उनसे मत लड़ो, और प्रशासनिक सेवाएं नहीं होगी तो अराजकता, अव्यवस्था फैल जाएगी, ये इनका कहना है। यदि आप कुशल अखिल भारतीय सेवा चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि उन्हें खुलकर अपनी बात कहने का मौका दें। ठीक है, और खुलकर बिना किसी डर या पक्षपात के आज मेरा सचिव नोट लिखकर मेरे विचार से असहमति व्यक्त कर सकता है। तो इसमें लिखा है कि यदि आप केवल इस भय से अपनी बात खुलकर नहीं कहना चाहते हैं कि इससे आपके जो मंत्री महोदय हैं नाराज हो जाएंगे, तो फिर आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, 5th पॉइंट क्या कहते हैं? बदतमीजी करने वाले और गलत काम करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। 6th पॉइंट क्या कहते हैं? देश में स्थिरता आने और देश के सशक्त बन जाने के बाद उन पर परिवर्तन का दबाव क्या है बनाया जा सकता है, और ये जो है ये लोग मान सम्मान और आदर के लिए काम करने वाले और उन्हें जनता का स्नेह मिलना ही चाहिए। ठीक है, आगे लिखा है कि इसलिए उपरोक्त तथ्यों पर विचार करना आवश्यक है और सत्ता में आने वालों की इन बुनियादी सिद्धांतों को लागू करना ही होगा। ठीक है, आगे लिखा है गाइस, व्यवस्था के रोग का विश्लेषण, जो भी व्यवस्था है उसकी। ठीक है, अधिकारियों और व्यवस्था के दैनिक व्यवहार के कई प्रकार की खामियां देखी गई हैं। अफसरशाही पर अक्सर क्या है, लाल फीताशाही, यानी कि जो आपका अकारण जो देरी करना, लाल फीताशाही में तो बहुत सारी चीज़ आती है, तो इनका आरोप लगाया जाता है और कई तरीके अपनाकर क्या है निर्णय न ले पाने का दोष भी लगाया जाता है। और कुछ उदाहरण जैसे कि देख लेते हैं हम लोग। कई बार क्या होता है, उच्च अधिकारी जो होता है, उच्च अधिकारी फाइल में लिख देते हैं कि प्लीज़ डिस्कस या फिर वार्ता करें, लेकिन ये नहीं लिखते कि किस तरह के किस तारीख को या किस समय चर्चा करनी है, ये सब कुछ नहीं लिखते। ठीक है, इतना लिख देते। ठीक है, ऐसे में जब आपका संबद्ध अधिकारी बॉस के पास जाता है तो जो आपका है जो आपकी उक्त चर्चा हो ही नहीं पाती, और इस संबंध में क्या होता है, ये उदाहरण अक्सर दिया जाता है कि एक बड़े अधिकारी ने मेज पर फाइलों के लिए 2 ट्रे रखी थी। ठीक है, पहला अभी नहीं यानी कि नॉट नाउ, और दूसरा कभी नहीं यानी कि नेवर, तो ये भी हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी मामले में विधि मंत्रालय या वित्त मंत्रालय की विशेषज्ञ राय लेने की जरूरत पड़ती है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्या यदि नियम स्पष्ट नहीं होते या कुछ उलझन बनी रहती, इसलिए। ठीक है, फिर लिखा है उच्चतम अधिकारी कई हिस्सों में और जल्दी प्रश्न उठाते हैं कि सभी पहलुओं को जोड़कर एक बार में क्या है स्पष्टीकरण नहीं मांगते, और इससे क्या होता है निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है उसमें देरी हो जाती है। फिर देरी के लिए अक्सर बहुत काम है का सहारा लिया जाता है, इसलिए और ज़्यादा विकेंद्रीकरण, कार्य के बेहतर वितरण और क्या है काम को आवश्यक, महत्वपूर्ण और सामान्य श्रेणी में बांटने की सख्त जरूरत है, लेकिन ऐसा होता नहीं है गाइस। ठीक है, अब यहाँ लिखा है बीमारी का दूसरा लक्ष्य है क्या, अत्यंत व्यस्त होने के कारण फ़ोन पर बात करने या शिकायत सुनने की फुर्सत नहीं होती है, तो ये सब हम जानते हैं। फिर इससे और भी ज़्यादा क्या है देरी होती है, और क्या है स्थिति बिगड़ते ही अधीनस्थ सहकारी या बिचौलिए भ्रष्ट तरीके अपनाने को क्या होते हैं मजबूर हो जाते हैं। नतीजा ये होता है कि उन अधिकारियों की छवि धूमिल हो जाती है और साख बिगड़ने की बात क्या है पंख लगाकर दूर दूर तक पहुंच जाती है, मतलब बहुत तेजी से फैलती बात है। तीसरी बीमारी है क्या आपकी, क्या ट्रांसफर उद्योग, यानी कि तबादले की खौफ, यानी कि 3 वर्ष के कार्यकाल के सिद्धांत का बहुत ही कम पालन किया जाता है। 3 वर्ष का कार्यकाल है जो उसका बहुत कम पालन किया जाता है। कई अधिकारी तो 1 वर्ष या उससे पहले ही ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ठीक है, और इस कार्रवाई का कोई उचित उपयुक्त कारण भी नहीं बताया जाता है। राज्यों में सिविल सेवा बोर्ड केवल औपचारिक भूमिका निभाते हैं और उनका कार्य केवल सत्तारूढ़ लोग या ऊपर से आने वाले प्रस्तावों को
देकर क्या है आगे बढ़ाने तक ही सीमित रहता है। ठीक है, फिर लिखा है कि जो आपके असल में देखा जाता है कि ईमानदारी पारदर्शिता का लक्ष्य तो बुरी तरह से पिछड़ जाता है। ठीक है, आप ईमानदारी और पारदर्शिता से काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, दूसरी ओर इसमें लिखा है दूसरी ओर ऐसी भी स्थिति होती है कि कोई अधिकारी 9 से 10 वर्ष तक एक ही पद पर बना रहता है, और ऐसा या तो राजनीतिक संबंधों या समर्थन के कारण या फिर क्या होता है जाति धर्म समुदाय आधारित कारणों से होता है। ये भी हम देखते हैं गाइस कि भैया कितने समय से वहीं पे है, ठीक है, जा ही नहीं रहे, कहीं ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है। ठीक है, और ये संबंधों की वजह से होता है, अच्छे अच्छे संबंध बड़े बड़े लोगों से। तो लिखा है यही वजह है कि जो है अन्य कई योग्य अधिकारी क्या है इस पद के कार्य का अनुभव ले ही नहीं पाते हैं, जबकि क्या होता है हर पद पर काम करने में क्या होता है अलग प्रकार की आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, समस्याओं का ये अवसर, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं जब आप अलग अलग पद पे काम करते हो तो। ठीक है, और ऐसे में वहाँ जो है जमकर बैठे अधिकारी में क्या दम, चालबाजी, अकड़, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसी प्रकार कई ऐसे पद होते हैं जहाँ कोई काम नहीं होता है, कोई फाइल नहीं आती है, ना ही कोई सुविधा होती है। ठीक है, तो इन फिजूल किस्म के पदों पर ऐसे नकारा निठल्ले अधिकारी भेजे जाते हैं जिन्हें दंड देना होता है। तो इस तरह इन पदों के लिए क्या है पैसे, समय, साधनों की बर्बादी होती है, और पसंदीदा पदों और फिजूल पदों पर जो है तबादले की आड़ में भ्रष्टाचार का जाल भी फैलाया जाता है, भ्रष्टाचार भी होता है। और आखिर में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीतियों पर विचार करें तो हम पाएंगे कि नीतिगत फैसला कई बार इस आधार पर ले लिया जाता है कि जो सार्वजनिक यानी कि सरकारी क्षेत्र खराब है और निजी क्षेत्र क्या है बेहतर है। तो इसी आधार पर कई कंपनियों के शेयर या फिर पूरी कंपनी को ही बेच दिया जाता है, और इसे क्या है विनिवेश का नाम दे दिया जाता है। और फिर क्या होता है विकास कार्यों को बढ़ा चढ़ाकर जो है खबरें देना और नुकसान की बात छुपाकर रखना भी क्या है संविधान में शपथ का जो है अनादर है। फिर दुर्भाग्य से कुछ प्रशासनिक अधिकारी ऐसे होते हैं जो सरासर गलत हैं। फिर लिखा है गाइस निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन प्रतिनिधि सत्ता की जो है बागडोर संभाले रहें, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश देते रहे कि उनकी सलाह को अन्यथा नहीं लिया जाएगा। जैसा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जो आपके गृह मंत्री हैं कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने परिपक्व अनुभव पर आधारित विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति को उचित क्या ठहराया था, और दूसरी ओर उन्होंने भारत के विभिन्न भागों को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टि से संगठित और क्या है एकजुट बनाया था। यदि प्रशासनिक सेवाओं की अच्छाइयों और क्या खामियों का विश्लेषण किया जाए तो हम क्या पाएंगे, हम पाएंगे कि उनकी जो खूबियां हैं ज़्यादा हैं। ठीक है, खूबियां ज़्यादा हैं, जबकि खामियों में लाल फीताशाही और गद्दार लोग ही कुछ हद तक जो है परेशानी का कारण है। मतलब पॉजिटिविटी इसमें ज़्यादा है, खामियां थोड़ी कम है। इन सेवाओं के पास जो है इन सेवाओं के पास अवसर है कि नए तरीके अपनाकर चुनौतियों को हराएं और देश की सेवा में भरपूर योगदान दें। तो गाइस चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या लिखा था। यहाँ पे यहाँ लिखा है गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने परिपक्व अनुभव पर आधारित विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति को उचित ठहराया है, और दूसरी ओर उन्होंने भारत के विभिन्न भागों को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टि से संगठित और क्या है एकजुट बनाया था। तो गाइस इस वीडियो को हम ना यहीं पे करते हैं स्टॉप। बाकी का जो पोर्शन है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ले आएंगे। बहुत बड़ी तो है नहीं, 3-4 पार्ट करेंगे, धीरे धीरे करेंगे और ये हो जाएगी पूरी खत्म। तो गाइस अभी हमने क्या क्या देख लिया, एक हमने देखा भारतीय प्रशासन तंत्र, प्रशासनिक सेवाओं में मिलती गति। ठीक है, आगे हम देख लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी बुक तो नहीं है ये, देखिए अभी भी हमने कितने पेजेस कर लिए हैं, काफ़ी पेजेस अभी भी हमने कर लिए, 16 पेजेस तक अप्रॉक्स कर लिए हैं। धीरे धीरे ये हो जाएगा सारा खत्म। ठीक है, चलिए गाइस इस वीडियो को यहीं पे करते हैं स्टॉप। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए गाइस तब तक के लिए धन्यवाद।